अस्सलामुअलैकुम। आस्क मी फ़िज़िक्स चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। क्लास 9 के पहले चैप्टर में फ़िज़िक्स के पहले चैप्टर की आखिरी वीडियो है, जिसमें आज हम कंसेप्चुअल क्वेश्चंस का मुताला करेंगे और इसको समझेंगे। पहला कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है तो वो टेक्नोलॉजी और फिज़िक्स के हवाले से है। हमें से ये पूछा गया है कि टेक्नोलॉजी जो आजकल की टेक्नोलॉजी है उसमें फ़िज़िक्स का कितना बड़ा हाथ है, या इसकी जो शक्ल है इसमें फ़िज़िक्स की क्या रोल है। तो फ़िज़िक्स के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि फ़िज़िक्स में आप नेचुरल फिनोमेनास पढ़ते हैं, ठीक है। नेचुरल फिनोमेनास यानी कुदरती मज़ाहिर जो होते हैं, फिनोमेना जो है मज़ाहिर, यानी जितने अवामिल रियल लाइफ में फितरत में हो रहे हैं, इन सब का जो स्टडी किया जाता है वो फ़िज़िक्स में किया जाता है। कुछ लॉज वगैरह, लॉज, थ्योरीज़ और इन चीज़ों को स्टडी किया जाता है, ये फ़िज़िक्स है। जब फ़िज़िक्स के इन कवानीन की बुनियाद पर और इसको लागू करके कोई मशीन बनाया जाए या उससे जो रूटीन लाइफ का जो काम होता है वो इजीली हम कर सके, विदाउट एफर्ट कर सके, विदाउट एफर्ट्स जिसको हम कहते हैं, जिसमें ह्यूमन एफर्ट्स ना हो, ऐसे काम हमारे रूटीन लाइफ में जब हो तो वो टेक्नोलॉजी कहलाती है। अब बात करते हैं कि कुछ एग्जांपल्स हैं इधर कि टेक्नोलॉजी क्या चीज़ है। हम इतने एडवांस लेवल पर नहीं जाते, अपनी रूटीन लाइफ को देखते हैं। अज़ल से लोग जो इंसान जो है वो आसानी की तरफ कोशिश करता है कि एक काम को आसान से आसान बनाया जाए, तो उसके लिए वो कोशिश करता है और अपने लिए नई नई चीज़ों को ईजाद करता है ताकि वो काम उनके लिए आसान हो जाए, ठीक है। पहले एक दौर हुआ करता था कि लोग जो वॉशिंग क्लॉथ्स थे, ठीक है, वॉशिंग क्लॉथ्स का जो मसला था, तो ये क्या था, ये इंसान जो है औरतें हाथों से धोती थी और बंदा अपने हाथों से जो है ना अपने कपड़ों को धोता था। किस तरह धोता था, मुख्तलिफ तरीक़ेकार होकर गुजरी है, लेकिन आज टेक्नोलॉजी ने और जो फ़िज़िक्स है, फ़िज़िक्स के कवानीन जैसे कि मोटर का जो कवानीन है, कानून है, वो जब आया तो उसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म के मशीन बने, कुछ रोटर्स बने, जिसकी वजह से आज हम देख सकते हैं कि वॉशिंग मशीन जो फ़िज़िक्स की सबसे बेहतरीन ईजाद है, ठीक है। वॉशिंग मशीन के ज़रिए हम कपड़े आसानी के साथ धो सकते हैं, बल्कि एक बच्चा भी आपने लिए कपड़े जो है ना वॉशिंग मशीन में धो सकता है। इसके अलावा बिजली जो है, इलेक्ट्रिसिटी, ये पहले जो हम देखें तो फ़िज़िक्स की अहम ईजादात में एक सबसे अहम ईजाद है, क्योंकि बिजली ही की बदौलत आप ये वॉशिंग मशीन चला सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के अलावा जब इलेक्ट्रिसिटी हमने फिर इलेक्ट्रिसिटी को मुख्तलिफ फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करना है, जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी, यहाँ पर वॉशिंग मशीन इसको मैकेनिकल एनर्जी, रात को रोशनी देने के लिए बल्ब जो लाइट वाली एनर्जी में जो है ना कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी। तो ये बल्ब भी जो है ये भी फ़िज़िक्स ही के फिनोमेनस का एक मज़हर है जो हम देख सकते हैं, और ये इसकी आप रियल लाइफ में जो इसका रोल है उससे हम फ़ायदा उठाते हैं और आप देख भी सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फ़ैन देखें, इलेक्ट्रिक फ़ैन जो है, इलेक्ट्रिक फ़ैन और आजकल तो सोलर फ़ैन भी आ गए हैं, ठीक है। तो ये फ़ैन्स जो है ये भी पुराने ज़माने में लोग जो है वो हवा के लिए जो है मुख्तलिफ़ किस्म के तरीक़ेकार अपनाते थे जो मुश्किल से मुश्किल तरीन थे, लेकिन बिजली के पंखों की वजह से गर्मी में हमारे लिए जो है वो आराम करना आसान हो जाता है। इसके अलावा एयर कंडीशंस जो है ये भी है, रूम कूलर्स है, ये सारे जो है ये फ़िज़िक्स के कवानीन की बुनियाद पर ही काम करते हैं, फ़िज़िक्स के कवानीन से बने हुए मशीनों पर काम करते हैं। ये तो आम रियल लाइफ में हमारा जो इस्तेमाल है। इनके अलावा अगर देखें
तो एक वक्त था कि किसी का जो हाथ पांव फ्रैक्चर हो जाता तो फिर उसका पता नहीं चलता कि ये मरोड़ा गया है या फ्रैक्चर है, तो उसके लिए आजकल हम जो एक्स-रेज यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये एक्स-रेज जो है ये कहाँ से आए हैं, ये भी फिज़िक्स ही के कुछ कवानीन थे, फिज़िक्स की एटॉमिक लेवल पर कुछ स्टडी के बाद ये रेज दरियाफ्त हुए और इनको जो है ना फ्रैक्चर के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है कि किसी बोन में फ्रैक्चर हो, किसी की हड्डी में फ्रैक्चर हो, टूटी हो, तो उससे जो है ना ये एक्सरे से पता चल जाता है। इनके अलावा बेशुमार ऐसी चीज़ें जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं इधर, बट इस तरह एक है अल्ट्रासाउंड, ठीक है। अल्ट्रासाउंड जो कि जहाँ पर एक्सरेज भी जो है अनइफेक्टिव हो, तो फिर इंटरनल जो गोश्त के अंदर जो एक्टिविटीज़ होती है वो आप अल्ट्रासाउंड के थ्रू ही जो है वो आप क्या कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं। इनके अलावा MRI, CT स्कैन हो गए और ECG, ये सारी मशीनें मेडिकल के फील्ड में इस्तेमाल हो रही है और इससे जो है इस टेक्नोलॉजी की बदौलत हम जो है मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों को भी डायग्नोस कर सकते हैं। इनके अलावा आजकल की गाड़ियाँ और बड़ी बड़ी मशीन आ गई है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आ गई, ये सारे जो है ना ये फ़िज़िक्स के कवानीन की स्टडी की बदौलत आए हैं और इस तरह इसकी वजह से टेक्नोलॉजी दिन ब दिन जो है वो ज़बरदस्त होती जा रही है और हमारे काम आसान होते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये पूछा गया है कि फ़िज़िक्स और बायोलॉजी को तो दो ब्रांचेस ऑफ साइंस कहा जाता है, लेकिन इन दोनों के दरमियान ताल्लुक़ क्या है। वैसे तो ये दोनों ब्रांचेस एक दूसरे से काफ़ी अलग थलग है, लेकिन इन दोनों का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है जिसको अभी हम स्टडी करेंगे। अच्छा, अगर यहाँ पर हम देखते हैं कि फ़िज़िक्स को देखा जाए तो फ़िज़िक्स जो है वो स्टडीज़ ऑफ मशीन है। हमने फ़िज़िक्स की मुख्तलिफ़ डिफ़िनीशन के बारे में पढ़ा था कि मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ डिफ़िनीशन करते हैं और हम सिचुएशन के हिसाब से डिफ़िनीशन को लेंगे। इधर पर अगर आप इधर देख सकते हैं तो ये हम इसको स्टडीज़ ऑफ मशीन कहेंगे और दूसरी साइड पर अगर आप देखते हैं तो बायोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ लाइफ है, ठीक है। और रूटीन लाइफ में अगर हम देखें तो ह्यूमन एफर्ट्स और एनिमल एफर्ट्स जो है वो हमको देखने को मिलते हैं कि हम जितना काम ख़ुद से लेते हैं और कितना काम जानवरों से लेते हैं, तो ये सारी जो है ये एफर्ट्स जो है इसको रिड्यूस करने के लिए जो है हम फिज़िक्स का इस्तेमाल करते हैं। मसलन मुख्तलिफ़ किस्म के मशीन्स हम यूज़ करते हैं, जैसे कि कपड़ों के मशीन हो गए, ठीक है, कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा अगर आप आटा गूंदने की मशीन देखें तो ये भी एक एफ़र्ट है जो हमारा रिड्यूस हो रहा है फ़िज़िक्स की वजह से। इसी तरह ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल हो रहा है जो खेती बाड़ी में एनिमल्स के एफ़र्ट्स को रिड्यूस कर रहा है। तो ये भी एक पहलू है जिसमें आप जो है ये टेक्नोलॉजी या फ़िज़िक्स को इस्तेमाल करके एनिमल्स के एफ़र्ट्स और ह्यूमन एफ़र्ट्स को देखते हैं। अगर दूसरी साइड पर अगर हम ये भी देखें कि जो इंसान या जानदार बीमार होता है तो उनके जो बीमारी को डायग्नोस करने के लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म के मशीन्स यूज़ करते हैं जो कि फ़िज़िक्स में जो है ना फ़िज़िक्स के कवानीन के बुनियाद पर बने होते हैं, फ़िज़िक्स की टेक्नोलॉजी की बदौलत होते हैं और हम इस तरह इनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इन मशीन्स में हमारे पास जो सबसे अहम मशीन है वो है MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये एक मशीन होता है हमारे पास जो कि किसी भी जानदार को जो है ना इससे पास करके इस मशीन से गुजार कर इसके अंदर जो चेंजेस होते हैं या जो मसले होते हैं उसको हम देख सकते हैं। CT स्कैन, कंप्यूटर टोमोग्राफी जिसको कलर एक्सरेज भी कहा जाता है। इसके अलावा दिल की बीमारियों को, दिल की धड़कन को चेक करने के लिए ECG का इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राम, जो कि दिल की धड़कन के सिग्नल्स वगैरह ये आपको दिखाते हैं। इस तरह EEG हो गया, इलेक्ट्रिक एंसेफालोग्राम, और इसके अलावा एक्सरेज मशीन हो गए जो कि किसी भी इंटरनल बोन्स फ्रैक्चर्स के लिए इस्तेमाल होता है।
ताकि ये हमें और डायग्नोस कर सके। तो इस तरह ये सारी मशीन्स जो है ये ज़िंदगी बचाने और ज़िंदगी के में जो हमें लाइफ के को जो बीमारियां आती है वो जो है ना उसको डायग्नोस करने के लिए हम इन मशीनों का सहारा लेते हैं, जो कि फ़िज़िक्स की तरफ से हमें एक बायोलॉजी को एक गिफ्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे ये मांगा गया है कि ये कहा गया है कि मेजरमेंट की अहमियत क्यों है, वाई आर मेजरमेंट्स इम्पोर्टेंट। ये क्वेश्चन अकेले फ़िज़िक्स के लिए नहीं है बल्कि रूटीन लाइफ के लिए भी है कि रूटीन लाइफ में जो मेजरमेंट होती है वो हमें एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती है, एक मयार प्रोवाइड करता है किसी चीज़ के लिए। अगर हम स्पेशली बात करते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो है वो मेजरेबल है, तो इसी की हम बात करेंगे। फ़िज़िकल क्वांटिटी जैसे कि वेट, लेंथ, टाइम, ये सारी चीज़ें जो है ये अगर इसको मेजर ना करोगे तो क्या मसले आपको ज़िंदगी में आ सकते हैं वो तो आपको क्लियर होगा कि किसी देखे अगर आप किसी चीज़ का वेट नहीं कर सकते तो उसको आप कैसे जो है ना खरीद सकते हैं, या उसका जो बिज़नेस है वो आप किस तरह कर सकते। इसी तरह अगर आपको किसी वायर की ज़रूरत होती है तो कितने अमाउंट की ज़रूरत होगी, कितना वायर आप यूज़ कर सकते हो। एक काम के लिए आपको टाइम की ज़रूरत होती है, अगर आप टाइम मेजर नहीं कर सकते तो आपकी रूटीन लाइफ जो है वो इम्पॉसिबल टू लिव हो जाएगा, यानी आप ज़िंदगी गुजारना आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा बग़ैर मेजरमेंट के। मेजरमेंट जो है वो लाइफ का एक बेसिक चीज़ होता है जिसमें हम अगर मुख्तलिफ एग्ज़ाम्पल्स में अगर देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको कुछ दवाइयाँ देता है तो उनका भी आपको वो क्या कर देता है कि मेडिसिन की भी आपको अमाउंट या मेजरमेंट देता है कि इतना अमाउंट आपने डेली रूटीन पर यूज़ करना है। या अगर आप किसी एक्सरे मशीन के सामने लेट जाते हैं और आपको एक्सरे निकालना होता है तो एक्सरे का एक ख़ास अमाउंट होता है जिसको मेजर किया जाता है। अगर उससे ज़्यादा आपको दिया जाए या मेडिसिन आपको ज़्यादा दिया जाए तो वो आपको जो है ना उल्टा फ़ायदा देने की बजाय आपको नुकसान दे सकता है। ठीक है, तो ये जो है मेडिसिन के फील्ड में भी आपको अगर देखें तो मेजरमेंट इंतहाई अहम है। ठीक है, इनके अलावा अगर आप किसी एक डॉक्टर जो है ना वो ब्लड प्रेशर को भी जो है ना देखता है, टेम्परेचर एक बंदे का कितना है, तो इन सारी चीज़ों की मेजरमेंट जो है ये बहुत ज़रूरी होती है। इसी तरह अगर आप किसी टेलर के पास जाते हैं तो उनको जब आप कपड़े देते हैं तो एक आम आदमी और एक बच्चे के जो कपड़े होते हैं तो उसकी मेजरमेंट सेम नहीं होती। अगर ये मेजरमेंट ना होती तो कपड़ा बनाना भी जो है ना इम्पॉसिबल होता। रूटीन लाइफ में अगर आप देखें कुकिंग वगैरह देखें तो कुकिंग में भी जो मुख्तलिफ सब्ज़ियाँ, नमक और ये मसाला जात वगैरह जो यूज़ होते हैं, ठीक है, इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं, इंग्रेडिएंट्स जो आप देख सकते हैं ये भी जो है ना मेजरमेंट के हिसाब से डाला जाता है। तो ये अगर आप इन चीज़ों की परवाह नहीं करते तो फिर आपकी कुकिंग का प्रोसेस, इसी तरह टेलरिंग का प्रोसेस और डॉक्टरी का प्रोसेस, इनके अलावा बेशुमार ऐसे फील्ड है जिसमें जो है मेजरमेंट का होना इंतहाई ज़रूरी है। तो ये इफ़ेक्टिव नहीं रहता और ये सारी चीज़ें दरहम बरहम हो जाएगी, द बिजनेस ऑफ लाइफ जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो दैट्स वाई मेजरमेंट जो है वो हमारे लाइफ में बहुत अहम है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहा गया है कि एरिया एक डिराइव क्वांटिटी है। ठीक है, हमने ये पढ़ा था कि जो क्वांटिटीज़ मेजरेबल होते हैं उनको हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। ये हमने लेक्चर्स के दौरान पढ़ा था। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि कुछ इसमें बेस फिज़िकल क्वांटिटी होते हैं और कुछ डिराइव्ड होते हैं। ठीक है, तो डिराइव्ड जो है वो बज़ाते खुद किसी और यूनिट के डायमेंशन से बना होता है। तो डिराइव बज़ाते खुद जो है वो मल्टी डायमेंशनल होता है, मतलब ये बेस फिज़िकल क्वांटिटी ही से बना होता है। तो ये डिराइव क्वांटिटीज़ होते हैं। तो डिराइव क्वांटिटी के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था, और फिर भी अगर आपको चाहिए तो फिर वो आप उसके वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन एरिया क्या चीज़ है, एरिया को समझना ज़रूरी है कि एरिया क्या चीज़ है, और फिर हम ये देखेंगे कि एरिया क्यों डिराइव क्वांटिटी है।
तो पहले तो ये देखना चाहिए कि लेंथ जो है, लेंथ जो होता है वो वन डायमेंशनल होता है, यानी आप किसी चीज़ की जो लंबाई वगैरह लेते हैं तो वो एक डायमेंशन में लेते हैं, बिलफर्ज ये एक डायमेंशन है। अगर हम इसमें और लेंथ ऐड करते हैं तो ये कोई फ़र्क नहीं डालता, क्योंकि इन दोनों लेंथ को जमा करोगे तो एक फुल लेंथ बनेगा, ये भी वही वन डायमेंशनल है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि अगर लेंथ के साथ दूसरा लेंथ भी डायमेंशनल वाइज मिलाया जाए तो फिर बिलफर्ज अगर लेंथ को लेंथ के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो फिर आपको ये रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि अगर 1 मीटर ये है और 1 मीटर इस साइड पर है और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो फिर इनकी डायमेंशन जो है वो सिंगल नहीं रहती बल्कि ये 2 हो जाती है, क्योंकि 1 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर वो आपको 1 मीटर स्क्वायर लेके देता है। अब ये एक एरिया आ गया आपके पास जो हम इसको एरिया कह सकते हैं। इनसाइड दीज बाउंड्रीज जो इलाका है ये सारा हमारे पास क्या है, एरिया है। तो एरिया को अगर आप देखें तो ये लेंथ और लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ या लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ जो भी आप लेते हैं, लेकिन ये दो सिमिलर क्वांटिटीज की मल्टीप्लिकेशन ही से आती है। तो डिराइव क्वांटिटी के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो अगर इसकी स्टैंडर्ड यूनिट लेते हैं 1 मीटर, ठीक है, या 1.5 लेते हैं, जो भी हो, लेकिन इसमें जो मैग्नीट्यूड का कोई रोल नहीं है। इसमें अगर हम देखें तो इसका यूनिट जो है ये अहम है। तो इन दोनों यूनिट को मल्टीप्लाई करने से जो है आपको एक नया यूनिट मिलता है मीटर स्क्वायर, जो कि सिंगल डायमेंशनल नहीं है, ये सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी है जो बार बार मल्टीप्लाई हुई है एक दूसरे के साथ। तो इसकी वजह से इसका जो यूनिट बन रहा है वो अब प्योरली बेस नहीं रहा, क्योंकि ये बेस है और बेस के बारे में हमने कहा था कि ये इन टर्म ऑफ दूसरे आप नहीं ले सकते, दूसरे क्वांटिटीज़ के टर्म में नहीं ले सकते, लेकिन जो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी होती है वो किसी और यूनिट से बने होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देखें तो हमारे साथ लेंथ और लेंथ 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है, यानी 2 बेस आपस में मिलकर जो है ना एक नई क्वांटिटी बना रहे हैं। इस वजह से हम इसको जो है एरिया को डिराइव क्वांटिटी के ज़ुमरे में रखते हैं और ये एक डिराइव क्वांटिटी है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा गया है कि किसी भी फिजिक्स के कोई से भी 4 डिराइव यूनिट्स को उठा ले और उनको जो है ना बेस यूनिट की शक्ल में लिखे। तो ये तो इस चैप्टर में पढ़ाना ज़रा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये सारे डिराइव क्वांटिटीज़ आप चैप्टर नंबर 2 से पढ़ना सीखोगे। लेकिन अभी हम कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ इसमें स्टडी करें, जो कि बाद में चैप्टर 2 और 3 और 4 के बाद फिर ये आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ में आएंगी। तो पहला डिराइव क्वांटिटी अगर हम लेते हैं तो स्पीड या वेलोसिटी को लेते हैं, ठीक है, स्पीड या वेलोसिटी, ये डायमेंशनल वाइज दोनों सेम ही है, ठीक है। हम इसकी डिफिनीशन वगैरह में फ़िलहाल नहीं जाते। ये जो इसका जो यूनिट होता है उसको हम लिखते हैं मीटर पर सेकंड, या कुछ इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड, मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड। असल में जो स्पीड की जो यूनिट होती है मीटर पर सेकंड होती है और ये डिराइव क्वांटिटी होती है, ठीक है। ये डिराइव्ड इसलिए हैं क्योंकि ये 2 यूनिट्स के जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में बना होता है, ठीक है। यानी लेंथ जब टाइम पर डिवाइड हुआ है तो आपके पास एक डिराइव यूनिट यानी स्पीड की निकली है। अच्छा, दूसरा अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो एक्सेलरेशन को लेंगे, ठीक है। एक्सेलरेशन के बारे में अगर आप देखें तो एक्सेलरेशन का जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, यानी आप इसको इस तरह लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड। या अगर आप देखें कि किसी बॉडी की जब वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होती है तो उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं, और एक्सेलरेशन ये भी जब डिस्टेंस टाइम पर ट्वाइस डिवाइड हो जाए तो फिर हम इसको कहते हैं एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये भी एक डिराइव क्वांटिटी है। तीसरी जो डिराइव क्वांटिटी हम लेंगे यहाँ पर वो अगर हम देखें कि फोर्स जो है, फोर्स कुव्वत, ये जो है इसके लिए जो यूनिट होता है वो हम यूज़ करते हैं न्यूटन, ठीक है, न्यूटन। और न्यूटन का जो यूनिट होता है वो हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
ये अगर आप फोर्स का फार्मूला पढ़ोगे तो आपको फोर्स का जो फेमस फॉर्म नज़र आएगा वो F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन है, kg, और एक्सेलरेशन का यूनिट इसमें आ गया है, यानी मास। इसमें जो न्यूटन में जो बेस क्वांटिटीज़ है उसमें एक मास है और ये लेंथ है, और टाइम टू टाइम यूज़ हुआ है, तो ये भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। इसके अलावा अगर आप एनर्जी को देखते हैं, ठीक है, हम एनर्जी को ले लेंगे, ये भी चैप्टर 5 में आएगा। एनर्जी की जो यूनिट होती है वो हमारे पास जो हम उसको कहते हैं न्यूटन मीटर, ठीक है, न्यूटन मीटर। यानी आप जब किसी चीज़ पर फोर्स लगाते हो, या इसको शॉर्टली जॉल भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो जॉल जो है वो यूनिट है एनर्जी की, जिसको हम न्यूटन मीटर लिख सकते हैं। अगर न्यूटन की यूनिट का इधर आप देखते हैं तो ये है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 1 मीटर फार्मूले में आता है इसका जो है, तो हम यहाँ पर इसके यूनिट को लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि एक अनदर डिराइव क्वांटिटी है। इसके अलावा प्रेशर, फोर्स, टेंशन, वेट, मोमेंटम, इम्पल्स, ये सारी चीज़ें आप आगे स्टडी करोगे, और ये सारे जो है ना ये जो है वो डिराइव्ड यूनिट्स है। लेकिन यहाँ पर बस इसको इतना समझना ज़रूरी है, इसको सिर्फ इतना समझना ज़रूरी है कि हम इसको सिर्फ लिख सके अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है। बाकी आगे जब आप फिज़िक्स सीखते हो तो ये सारी चीज़ें आपको फिर आहिस्ता आहिस्ता समझ में आनी शुरू हो जाएगी, और आप इसमें और भी यूनिट्स अपनी तरफ से लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे ये पूछा गया है कि फ़िज़िक्स में साइंटिफिक नोटेशन का लिखना क्यों ज़रूरी होता है, हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो ये बात याद रखनी चाहिए कि प्रीफिक्स और साइंटिफिक फॉर्म ये तकरीबन रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म या नोटेशन और साइंटिफिक फॉर्म, ये सारी चीज़ें जो है ये एक ही चीज़ है, क्योंकि अगर आप लिखते हो 1 × 10⁻³ मीटर तो इसको हम 1 किलोमीटर लिख सकते हैं। ये बात हमें क्लियर होनी चाहिए। अब अगर हम प्रीफिक्स और स्टैंडर्ड फॉर्म के जो डेफिनेशन हमने पढ़े थे, अगर उसको देखें तो उसमें हमने पढ़ा था कि ये प्रीफिक्सेस और स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक फॉर्म जो होते हैं ये कब हम यूज़ करते हैं, जब हम डील कर रहे होते हैं वेरी लार्ज वैल्यूज़, ठीक है। जब हम किसी बहुत बड़े वैल्यू को डील कर रहे होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्पीड ऑफ लाइट हम अप्रॉक्सीमेटली लेते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, तो ये साइंटिफिक फॉर्म में हमारे लिए आसान हो जाता है। अगर हम इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखते हैं तो ये इम्पॉसिबल है हमारे लिए कि हम इसको बार बार लेके अपने कैलकुलेशन में और इस वैल्यू को याद रखते जाए। तो इसके लिए हम प्रीफिक्स जो है यूज़ करते हैं या साइंटिफिक फॉर्म यूज़ करते हैं, ताकि इस बड़ी सी वैल्यू को हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सके और इसको याद करना आसान हो जाता है। वेरी स्मॉलर वैल्यूज़ से भी हमारा वास्ता पड़ता है, वेरी स्मॉलर वैल्यूज़ जो है उससे भी हमारा वास्ता पड़ता है। जब एटॉमिक लेवल और इन चीज़ों की तरफ हम जाते हैं तो फिर ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम हो जाती है कि एक वैल्यू है बिलफर्ज ये, और ये एक वैल्यू है मीटर, तो 0.50 एंड 1 मीटर का जो लेंथ है इसको हम शॉर्टली 1 माइक्रोमीटर लिख सकते हैं। तो इसको डील करना या 1 × 10⁻⁻6 मीटर लिखना, ये इन दोनों को डील करना ज़रा आसान होता है। इसी वजह से हम फिज़िक्स में साइंटिफिक नोटेशन का सहारा लेते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन करने में कोई मसला ना हो और गलती के चांसेस भी इसमें कम होते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे ये पूछा गया है कि लीस्ट काउंट क्या होता है और वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज के लीस्ट काउंट किस तरह आप डिफाइन कर सकते हो। तो लीस्ट काउंट, जिसको हम शॉर्टली LCB कह सकते हैं, ये क्या चीज़ होती है, इसको हमें समझना चाहिए। देखो, किसी भी इंस्ट्रूमेंट या जो भी मेजरमेंट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है तो उसकी एक रेंज होती है, ठीक है, यानी ये एक रेंज के अंदर काम कर सकती है।
और इस रेंज के जो दो एंड्स होते हैं, एक को हम जो कम से कम नाप सकता है, ठीक है, यानी कम से कम ये कितनी कैलकुलेशन कर सकता है और मैक्सिमम ये कितना कर सकता है। तो हम जो कम से कम कैलकुलेशन होती है हम इसको लीस्ट काउंट का नाम देंगे, और जो ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता है उसको हम मैक्स काउंट कहेंगे, मैक्सिमम काउंट। लेकिन ये हमारा टॉपिक यहाँ नहीं है और ना ही इसकी कुछ अहमियत है इतनी ज़्यादा। तो हम जब लीस्ट काउंट की बात करते हैं तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जो कम से कम पैमाइश होती है उसको हम लीस्ट काउंट कहते हैं, यानी ये कम से कम कितने दर्जे तक नाप सकता है, तो ये लीस्ट काउंट कहलाता है। अच्छा, अब वर्नियर कैलिपर की जो लीस्ट काउंट होती है, एलसी होती है, ये किस चीज़ पर डिपेंड करती है और ये क्या होता है? देखिए, जो डिवीजन होते हैं मेन स्केल पर, जो स्मॉलेस्ट डिवीजन होता है, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल पर जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है, अगर हम उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल, ठीक है, वीएस वर्नियर स्केल, तो आपको पता ही होगा कि वर्नियर स्केल जो है वो क्या चीज़ है। ये देखें, ये जो है ये वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल इसको हम कह सकते हैं, और ये है मेन स्केल, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप देखते हैं स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल क्या है, अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर जो कहा गया है कि 1 MSD यानी 1 मैन स्केल डिवीजन इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर को हम ये भी कह सकते हैं कि ये 1 mm के बराबर होता है। तो यहाँ पर 0 से ये 1 ब्लॉक जब आता है तो ये mm में होता है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये अगर आप mm में लेते हैं तो ये फिर आपके पास जो 1 डिवीजन है ये 1 mm है, और इसके अलावा आप जब 10 mm हो जाते हैं तो ये 10 यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है, तो आप अगर इसको mm में लिखते हैं तो ये 10 mm, ये 20 mm, ये 30 mm और एंड सो ऑन, इस तरह होता जाएगा। तो लीस्ट काउंट की अगर यहाँ पर हम वैल्यू देखते हैं, ठीक है, तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर जो होता है वो स्मॉलेस्ट डिवीजन जो होता है वो 1 mm है, और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन जो वर्नियर स्केल पर है अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये 10 बनते हैं, 9 और इसके बाद ये 1, तो ये 10 हमारे पास आ गए, और इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो इससे आएगा 0.1 mm, जिससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि हम किस तरह से वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये किस चीज़ के लिए है? ये वर्नियर कैलिपर के लिए है। अब अगर हम स्क्रू गेज की जो लीस्ट काउंट है अगर उसको हम फाइंड करते हैं तो इसमें दो चीज़ें हैं। अगर स्क्रू गेज की पिच को आप डिवाइड करते हो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, तो इससे हमें लीस्ट काउंट आएगी। तो अब पिच क्या चीज़ है और टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल, तो देख सकते हैं आप ये एक सर्कुलर स्केल है, ठीक है, और ये हमारे पास एक मेन स्केल है, ठीक है, ये मेन स्केल है। अब इसके ऊपर जितने डिवीजन हैं अगर आप इसको देख सकते हैं तो इस पर 100 डिविजन्स हैं, ठीक है, तो ये सारे 100 डिवीजन हैं। अब पिच क्या चीज़ होती है? पिच का मतलब ये है कि अगर आप इसको घुमाते हैं और एक कंप्लीट टर्न यानी 100 डिवीजन आप एक बार घुमाते हो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो ये मेन स्केल पर जितना डिस्टेंस तय करता है उसको इसका पिच कहा जाता है। जब ये एक बार घूमता है तो यहाँ पर 1 mm की रोटेशन जो डिस्टेंस है वो कवर हो जाती है। जब आप इसको ये ऊपर या नीचे करते हो और 100 सर्कुलर स्केल पर जो डिवीजन है आप उसको 100 टाइम घुमाते हो यानी 1 कंप्लीट टर्न आप कंप्लीट करते हो, तो ये मेन स्केल पर 1 mm के डिग्री तक आगे पीछे होता जाता है।
तो इसको हम कहते हैं ये इसका पिच कहलाता है। और ये पिच अगर 100 से डिवाइड होगा तो 0.1 mm आएगा, जो कि लीस्ट काउंट होगा स्क्रू गेज का। ये बहुत ही बेसिक है और हमने मेन टॉपिक में इसकी लीस्ट काउंट की कैलकुलेशन नहीं की थी, और अभी जो है ये यहाँ पर आया है तो इसको भी जो हमने डिफाइन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे ये कहा गया है कि हमें कैलकुलेट करना है, हमें मालूम करना है कि वॉल्यूम क्या है, ठीक है, किस चीज़ की एक छोटी सी कंकरिया है, स्मॉल पेबल है, और मेजरिंग सिलेंडर के थ्रू आपने इसको कैलकुलेट करना है। तो मेजरिंग सिलेंडर का जो आप देख सकते हैं, ये एक मेजरिंग सिलेंडर है जो पिक्चर में आप देख सकते हैं इधर। ये एक ऐसा सिलेंडर है जो किसी छोटे सी चीज़ की वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। इसके ऊपर ये प्लास्टिक की या शीशे की एक ग्लास होती है जिसके ऊपर ग्रेजुएशन होते हैं, इनसे लेके होते हैं, जो कि यहाँ पर ये जो है 50 सेंटीमीटर क्यूब का एक ग्रेजुएटेड सिलेंडर है। अब इसमें जो आपको एक बड़ा ब्लॉक नज़र आता है ये 10 सेंटीमीटर क्यूब शो करता है, और इसमें एक स्मॉल ब्लॉक जो है वो 2 सेंटीमीटर क्यूब को शो कर रहा है। यानी मतलब ये स्मॉल एक ब्लॉक जो है ये इधर से अगर आप देखते हैं इधर अमाउंट, तो ये 2 सेंटीमीटर क्यूब का अमाउंट होगा। अच्छा, अब हम इनिशियली क्या करते हैं कि इस ग्रेजुएटेड सिलेंडर में कुछ अमाउंट का पानी लेते हैं। लेट्स सपोज अगर इस डायग्राम में देखते हैं अभी इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ पानी है। तो पानी को अगर देखा जाए तो इस केस में हमने लिया है 18 सेंटीमीटर क्यूब का जो वॉल्यूम है V1, इसको हम नाम देंगे। ये इनिशियल वॉल्यूम है, VI भी इसको कह सकते हैं, इनिशियल वॉल्यूम, जो कि अभी हम इसको देखते हैं कि इसमें अगर हम स्मॉल पेबल को डालते हैं आहिस्ता से, ऐसे इसको फुल भी नहीं करना चाहिए ताकि कोई मसला ना आए। अब इसमें जब आप पत्थर जो है वो छोटी कंकरियाँ फेंकते हो तो ये पानी राइज हो जाता है, ठीक है। तो इस लेवल पर ये पानी जो है वो राइज हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो इनिशियल वॉल्यूम थी वो VI तकरीबन 18 सेंटीमीटर क्यूब थी, लेकिन अगर यहाँ पर आप फाइनल वॉल्यूम को देखते हो तो ये तकरीबन 26 सेंटीमीटर क्यूब तक आ गई। तो हम फाइनल वॉल्यूम जो है वो यहाँ पर लेंगे 26 सेंटीमीटर क्यूब। तो अभी हमने ये देखना है कि वॉल्यूम में कितना चेंज आया है। डेल्टा V मीन्स चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम। तो ये कितना हुआ है, तो VF से VI को माइनस करें, 26 सेंटीमीटर क्यूब माइनस 18 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इससे हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो मतलब ये है कि जो यहाँ पर ये स्मॉल पेबल थी इसकी 8 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, और ये हमने मेजरिंग सिलेंडर से कैलकुलेट की। तो इस तरह आप किसी भी चीज़ की जो स्मॉल अमाउंट में हो, अगर उसकी साइज़ छोटी हो तो आप मेजरिंग सिलेंडर से, वरना इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के बीकर्स और जार भी होते हैं जो बड़ी चीज़ों को भी जो है ना इसकी वॉल्यूम को कैलकुलेट किया जाता है। मेजरिंग सिलेंडर हम कब यूज़ करते हैं, हम उन शेप्स के लिए यूज़ करते हैं जिसकी शेप प्रॉपर ना हो। अगर हमारे पास प्रॉपर शेप हो, जैसे कि रेक्टेंगुलर टाइप हो या क्यूबिक टाइप हो, तो उसकी जो है ना लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई जो हाइट होती है उसको के फार्मूले से हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो भी इससे कैलकुलेट हो सकती है। लेकिन जब इस तरह की रिजिड बॉडी हो और उसकी जो शेप प्रॉपर शेप ना हो तो उसको आप फार्मूले से फिर कैलकुलेट नहीं कर सकते। उसके लिए हम मेजरिंग सिलेंडर को लेते हैं। और इसके साथ हमारा जो आज का वीडियो है वो ख़त्म होने जा रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो भी क्वेश्चन अराइज होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।